नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ त्रिपाठी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद त्रिपाठी में। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और मगध राज्य का विस्तृत अध्ययन किया। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला आप स्वतः से निर्मित करें और उन प्रश्नों को हल करें। यह टॉपिक मैं शार्ट में भी ला सकता था, लेकिन मेरा एक उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके प्रश्न निर्माण की क्षमता को स्वतः विकसित करना है। इसलिए मैं क्रम बाई क्रम सभी टॉपिक्स का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप सभी के सहयोग से ही संभव है। तो पिछली क्लास हमने पढ़ी मगध साम्राज्य की, और मगध साम्राज्य में हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद साम्राज्य का हमने अध्ययन विस्तृत रूप से किया। नंद साम्राज्य या यूं कहें मगध साम्राज्य के पतन के बाद, नंद साम्राज्य के अंतिम राजा घनानंद के बाद मगध साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया, और उसी समय से एक नए वंश मौर्य काल या मौर्य युग की शुरुआत हुई। मौर्य युग की शुरुआत करने में जितना सहयोग घनानंद ने किया, उतना ही उसको या मौर्य वंश को प्रतिस्थापित करने में पूर्ण योगदान चाणक्य का था। उस समय मगध साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली था, और चाणक्य ने घनानंद जी से आग्रह किया था कि, या उनको ऐसा परामर्श दिया था कि साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसा उन्होंने घनानंद से कहा था अनुश्रुतियों के अनुसार। तो घनानंद ने उनका अपमान करते हुए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। तो इसी रिजेक्शन से चाणक्य ने उन्हें सबक सिखाने की प्रण कर ली, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली। तो आज हम अध्ययन करेंगे मौर्य काल का। मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार तथा सम्राट अशोक आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसी काल में हुए। 322 से 125 ईसा पूर्व इसका समय रहा। हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल आदि विभिन्न सम्राटों का अध्ययन करेंगे। शासन: इस काल में केंद्रीय शासन का प्रचलन था और राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे। प्रसिद्ध नगर: पाली एवं संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित मगध, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, कंधार आदि नगर मौर्य काल में काफी समृद्ध थे। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, वाराणसी वर्तमान उत्तर प्रदेश, पाटलिपुत्र ये सब बिहार, यानी लगभग अगर साम्राज्यवाद का एक अच्छा उदाहरण अग्रवर्ती राजाओं के लिए पूर्ववर्ती शासकों से मिला तो वह मौर्य वंश ही था। मौर्य वंश ने साम्राज्यवाद का अग्रवर्ती राजाओं के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया।
संबंधित लेख अशोक के शिलालेख, मौर्य युगीन पुरातात्विक संस्कृति, मौर्य काल में दास प्रथा, मौर्य काल का शासन प्रबंध, मौर्यकालीन कला, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य का पतन। इन बिंदुओं पर हम अग्रलिखित अध्ययन करेंगे। अन्य जानकारी, मौर्य युगीन पुरातात्विक संस्कृति में उत्तरी काली पालिश के मृत भांडों की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव महात्मा बुद्ध के काल में हुआ था, वह मौर्य युग में अपनी चरम सीमा पर दृष्टिकोण मतलब क्या बताया गया है। इससे आप इस प्रकार एक प्रश्न निर्मित कर सकते हैं। आप प्रश्न जरूर बनाइएगा टॉपिक से। विगत 4 क्लासें हुई हैं। 4 क्लासों में अगर आप स्वतः प्रश्न बनाएंगे और उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर व्याख्याता स्वयं बनेंगे। थोड़ा मेरा यह एक ट्रिक या तो यूं कहें यह मेरा एक निवेदन या यूं कहें यह मेरा आपके प्रति एक जो सुझाव है उसे जरूर अपनाएं कि स्वतः कॉपी लेकर वीडियो के माध्यम से प्रश्न, इस वीडियो के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से स्वतः प्रश्न जरूर बनाएं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक राजवंश था। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर की सेनाएं पंजाब के विभिन्न राज्यों में विध्वंसक युद्धों में व्यस्त थीं। अच्छा, वही समय था जब सिकंदर ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था और यहाँ के राज्यों में क्या कर रहा था, अपनी सत्ता को स्थापित कर रहा था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और बिहार में नंद वंश का राजा घनानंद शासन कर रहा था। सिकंदर के आक्रमण से देश के लिए संकट पैदा हो गया था। घनानंद का सौभाग्य था कि वह इस आक्रमण से बच गया। यह कहना कठिन है कि देश की रक्षा का मौका पड़ने पर नंद सम्राट यूनानियों को पीछे हटाने में समर्थ होता या नहीं। मगध के शासक के पास विशाल सेना अवश्य थी, किंतु जनता का उसे सहयोग प्राप्त नहीं था। प्रजा उसके अत्याचारों से पीड़ित थी। असहाय कर भार के कारण मतलब इतना अत्यधिक अपने साम्राज्य की शक्ति को, अपने राजस्व को मजबूत करने के लिए मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मगध शासकों ने जनता पर असहाय कर लगाया था, जिससे वहां की जनता क्या थी, असंतुष्ट थी। ये मानचित्र के माध्यम से क्षेत्र दिखाए गए हैं कि कहां कहां पर इनका शासन था, अशोक का। अब देखिए, विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करने और देश के विभिन्न भागों को एक शासन सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करने हेतु शीघ्र ही राजनीतिक मंच पर ऐसा व्यक्ति प्रकट भी हुआ। इस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस की उपाधि से कौन विभूषित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। एक प्रथम प्रश्न यहां से निर्मित होता है कि सेंड्रोकोटस किसे कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त से की। दूसरा प्रश्न, सेंड्रोकोटस की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस की पहचान किसने की? बताइए, चंद्रकोट्स की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके विषय में विद्वानों का कोई एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण की मध्यकालीन टीका तथा 10वीं शताब्दी की ढूंढीराज द्वारा रचित मुद्रा राक्षस की टीका के आधार पर चंद्रगुप्त को शूद्र माना है। चंद्रगुप्त के वंश के संबंध में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन परंपराओं व अनुश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह किसी कुलीन घराने से संबंधित नहीं था। विदेशी वृत्तांतों एवं उल्लेखों से भी स्थिति कुछ अस्पष्ट सी बनी रहती है। तो इसमें एक प्रश्न क्या बन सकता है कि मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से। मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है? मौर्यकालीन प्रशासन से। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? विशाखदत्त की। ठीक है। राजनीतिक परिस्थितियां उस समय कैसी थीं जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन में थे?
जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माण में तत्पर था तो सेल्यूकस निकेटर अपनी महानता की नींव मतलब सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके सेनापतियों में साम्राज्य के लिए हथियाने के लिए संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस पश्चिमी एशिया में प्रभुत्व के मामले में एंटीगोनस का प्रतिद्वंदी बना। 312 में उसने बेबीलोन पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके बाद उसने ईरान के विभिन्न राज्यों को जीतकर बैक्ट्रिया पर अधिकार किया। अपने पूर्वी अभियान के दौरान वह भारत की ओर बढ़ा। ईसा पूर्व 305 से 4 ईसा पूर्व के मध्य काबुल के मार्ग से होते हुए सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ। सेल्यूकस पंजाब और सिंधु पर अपना पुनः प्रभुत्व स्थापित करने आया था, किंतु इस राजनीतिक स्थिति की उस सिकंदर के समय के आक्रमण से काफी भिन्न थी। पंजाब और सिंधु अब परस्पर युद्ध करने वाले छोटे छोटे राज्यों में विभक्त नहीं थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय पंजाब और सिंध आपस में संघर्षरत थे। उन पर कोई केंद्रीय सत्ता का हाथ नहीं था। छोटे छोटे स्थल अपने ही स्वतः संघर्ष में थे, जिसका सिकंदर ने क्या उठाया, पर्याप्त फायदा उठाया था। ठीक है, लेकिन अब क्या वर्तमान परिस्थिति थी? अब की परिस्थिति में वह एक साम्राज्य का अंग बन चुके थे और वह साम्राज्य अपने आप में अभूतपूर्व मौर्य साम्राज्य था, जिसका शासन चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में था। ठीक है, तो इस समय की स्थितियां और सिकंदर के समय की स्थितियां आपस में बहुत ज्यादा भिन्न थी। आश्चर्य की बात है कि यूनानी तथा रोमी लेखक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का कोई ब्यौरा नहीं देते हैं। यूनानी लेखक, ठीक है, यद्यपि इनके विषय में कहा भी गया है कि सेल्यूकस निकेटर फिर हार गए और उन्होंने अपने जीते हुए काबू कंधार आदि प्रदेशों को किसको दे दिया, इन्हें पुनः दे दिया और इनकी अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री की इनसे विवाह कराया। लेकिन यूनानी लेखकों ने ऐसा कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त से संधि करके अपने पूर्वी राज्य को शांत करके सेल्यूकस एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया। एम्पियानस के कथन से स्पष्ट है कि भाई एपियानस ने क्या कहा? एपियानस ने कहा कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में उनमें संधि हो गई। तो जब उनमें संधि हो गई तो फिर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ऐसा किसने कहा? एपियानस ने कहा। तो जैसे किसी के बीच में आपस में संधि हो रही है और अगला शासक किसी साम्राज्य को पर आक्रमण करने आया तो उस आक्रमण का उद्देश्य उस स्थान विशेष को जीतना ही होगा। तो जब वह उसमें सफल नहीं हुआ तो संधि के तहत आ गया और अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन ले आया। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने जरूर ऐसा नहीं कहा, लेकिन एपियानस के कथनानुसार यह अवश्य प्रतीत होता है कि उस पर किसकी बढ़त थी? चंद्रगुप्त मौर्य की ही बढ़त थी और वह हारा था। ठीक है, तो अब आगे अपन पढ़ते हैं बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। यूनानी लेखकों के अनुसार उसे क्या कहा गया है? अमित्रघात, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है। इसे इंपॉर्टेंट की लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। स्ट्रैबो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार टालमी द्वितीय फिलेडेल्फस ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया।
अपने पिता की भांति बिंदुसार भी जिज्ञासु था और विद्वानों तथा दार्शनिकों का आदर करता था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस सीरिया का शासक को एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए, मतलब इसमें क्या और पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक, किंतु महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक शासन किया। तो बिंदुसार के विषय में क्या बता, यद्यपि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विजित क्षेत्र भी बहुत थे और बिंदुसार के द्वारा भी विजित क्षेत्र बहुत थे, तो लेकिन इनसे संबंधित प्रश्नों का, इन विजित स्थलों से संबंधित प्रश्नों का और चंद्रगुप्त मौर्य के विजित स्थलों से संबंधित प्रश्नों का उल्लेख इतिहास की प्रश्न श्रृंखला की दृष्टि से बहुत कम हुआ है। तो इनके विषय में विद्वानों ने क्या कहा, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की, इस दृष्टि से, प्रश्न श्रृंखलाओं की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो डायमेकस किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। प्लिनी के अनुसार टालमी द्वितीय फिलेडेल्फस ने डायोनियस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। ठीक, तो डायोनियस किसके दरबार में नियुक्त हुए? बिंदुसार के दरबार में। तो नंबर फर्स्ट कौन? डायमेकस, नंबर सेकंड डायोनियस। ठीक है, अब पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्षों तक शासन किया और महावंश के अनुसार कितने वर्षों तक शासन किया? 27 वर्षों तक। ठीक, अब इनकी मृत्यु के विषय में क्या बताया गया कि 270 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। अब आते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक अशोक के विषय में। अशोक 269 से 232 प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा थे। अशोक का नाम देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी आदि नामों से भी उल्लेख किया जाता है। अच्छा, ये देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रियदर्शी भी कहीं कहीं इसका उल्लेख है। इसका मतलब क्या है? यह सम्राट अशोक की उपाधियां थीं, अर्थात देवताओं का प्रिय। वह अपने आप को देवताओं का प्रिय कहते थे। उनकी कौन सी उपाधि थी? देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक के विषय में बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है इतिहास में और इन्हें अत्यंत धार्मिक सहिष्णु शासक माना गया है। इनकी साम्राज्यवाद की नीति भी अत्यंत व्यापक थी। इसी कारण इन्होंने कलिंग क्षेत्र पर हमला भी किया था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार के कारण इनका हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने युद्ध नीति की जगह धम्म नीति पर बल दिया। दिग्विजय शासक की जगह धम्म विजय शासक की ओर बल दिया। दिग्विजय अर्थात चारों दिशाओं पर जो शासन करने की इच्छा रखता हो, चारों दिशाओं को जीतने की इच्छा रखता हो, ऐसे शासक को दिग्विजय शासक कहते हैं। लेकिन अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना हृदय परिवर्तित करते हुए अपने आप को दिग्विजय की जगह धम्म विजय शासक घोषित किया। अशोक की इन धम्म नीतियों में अशोक के एक नए धर्म धम्म, अच्छा धम्म है क्या, इसके विषय में थोड़ा स्पष्ट तथ्यों के साथ इतिहासकारों ने कहा है कि धम्म कोई एक अकेला धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों का सम्मिलित रूप है। धम्म से आशय सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहते हुए सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना है। अर्थात धम्म क्या बताता है कि अपने आप में सभी धर्म क्या है? सम्माननीय है। अशोक ने अपने विभिन्न शिलालेखों में विभिन्न धम्म महापात्रों की नियुक्ति की और इन धम्म महापात्रों का कार्य क्या था? उन विभिन्न राज्यों में विभिन्न धम्म
धम्म अधिकारियों की नियुक्ति की और उन राज्य के धम्म अधिकारियों का कार्य क्या था? उस राज्य में शांति की स्थापना करना और संपूर्ण राज्य में अहिंसात्मक माहौल का निर्माण करना। यद्यपि अशोक की इन नीतियों को हेमचंद्र राय, अभी आगे हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा यहाँ पर एक सारांश के माध्यम से बता है रहा हूँ। हेमचंद्र राय चौधरी ने यद्यपि धम्म नीति को मौर्यों के पतन का एक कारण माना। अच्छा, ये कारण कैसे माना? तो इन्होंने कहा कि धम्म नीति से जो इनके सैनिक थे, इनका सैन्य दल था, उसके पास अब जो रण की शक्ति थी, रण का जो पावर था, युद्ध का जो उल्लास रहता था, वह खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि राजा अब अहिंसा की तरफ अपना रुख ले जा चुके थे। लेकिन अगर वह ऐसा कहते हैं तो अशोक के 13वें शिलालेख में और कुछ बिंदुओं के तहत 14वें शिलालेख में, वैसे 13वां शिलालेख तो संपूर्ण रूप से कलिंग युद्ध के विषय में समर्पित है, लेकिन 14वें शिलालेख में स्पष्ट रूप से आठविक शक्तियों को कुछ कड़े शब्दों में निर्देश दिए गए थे। तो यद्यपि वो अहिंसात्मक थे, लेकिन अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भी तत्पर थे। इसका मतलब उन्होंने अपनी सेना को, उत्साह को बरकरार रखा था, अपनी सेना को भंग नहीं किया था। ठीक है, तो आगे हम फर्दर इसको अध्ययन करते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी था, अर्थात देवताओं का प्रिय। उसके समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक, पूर्व बंगाल से पश्चिम अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। कहां तक इनका साम्राज्य पहुंच गया था? उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक, अर्थात साम्राज्यवाद की यह एक अद्भुत लहर थी। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। जीवन के उत्तरार्ध में अशोक गौतम बुद्ध के भक्त हो गए और उन्हें महात्मा बुद्ध की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ खड़ा कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, टिक्का मारो, टिक्का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कहां पर? नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास अशोक के स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। कहां पर? नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास अशोक स्तंभ। टिक्का मान लो भैया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा लंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। अशोक के अभिलेखों में प्रजा के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की गई है। एक यहाँ पर लाइन आई है कि यह उस समय का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। यह तो साम्राज्यवाद का एक शुरुआत हुई थी। दूसरा है, सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। यद्यपि आगे है, लेकिन यहाँ पर सारांश के रूप में सुनिए थोड़ा। बेहतर कुशल प्रबंधन। तो अशोक के काल में या मौर्य काल में मंत्री परिषद को तीर्थ कहा जाता था। इसमें 18 प्रकार के क्या थे? अधिकारी थे। जैसे जिलाधिकारी को एग्रोनोमोई के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार अलग अलग स्थलों के क्या थे? अलग अलग स्थलों के और अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जैसे सड़क विभाग के अलग अधिकारी, कर विभाग का अलग अधिकारी। तो यानी आज की जैसे सामाजिक और व्यवस्थाएं हैं, उसी प्रकार मौर्य प्रशासन भी अपने बेहतर कुशल शासन प्रबंधन के लिए जाना जाता है। बिंदुसार का पुत्र अशोक महान। तो
अशोक प्राचीन भारत के विषय सूची, इसको मैं थोड़ा हाइड किया हूं, अभी इसको खोलेंगे भी नहीं। अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, जिसका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व माना जाता है। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद 272 ईसा पूर्व अशोक को राजगद्दी मिली। अच्छा, ये देखिए शासन किस वर्ष प्रारंभ किया था, ये यहाँ पर स्पष्ट बताया 269 से 232 ईसा पूर्व, लेकिन राजगद्दी पर कब बैठे, 272 ईसा पूर्व। तो इसका आशय क्या हुआ, इसका आशय स्पष्ट रूप से यह है कि उन्होंने राज्य सिंहासन रोहण कब किया, सन 272 ईसा पूर्व में। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, सिंहासन रोहण कब हुआ, 272 ईसा पूर्व में, इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है क्योंकि शासन 269 से 232 बताता है, तो इस आधार पर यह प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सिंहासन रोहण कब हुआ, 272 ईसा पूर्व में। अब आरंभ में अशोक भी अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की भांति युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करता गया। कश्मीर, कलिंग तथा कुछ अन्य प्रदेशों को जीतकर उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी सीमाएं पश्चिम में ईरान तक फैली हुई थी। परंतु कलिंग युद्ध में जो मैंने बताया ना कि शुरुआत में अशोक अत्यंत साम्राज्यवादी शासक था, अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध में रत रहना उसकी कलाओं में से एक था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद पूरे हृदय में परिवर्तन आया और पूरा उसका जो आंतरिक मन था वह परिवर्तित हो गया। वह हिंसक युद्धों की नीति छोड़कर धर्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। अशोक की प्रसिद्धि इतिहास में उसके साम्राज्य विस्तार के कारण नहीं, वरन धार्मिक भावना और मानवतावाद के प्रचारक के रूप में अधिक है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजा हुआ। अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख साधन उसके शिलालेख, स्तंभ, अभिलेख, किंतु ये अशोक के प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। इनके लिए हमें संस्कृत तथा पाली में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अच्छा, अशोक के अभिलेखों को प्रथम खोज किसने की और अशोक के अभिलेखों को प्रथम बार किसने पढ़ा, इसके विषय में कमेंट करिएगा। तक्षशिला और कलिंग। अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का अनुसरण किया। अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य विस्तार किया, किंतु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। भारत के अंदर अशोक एक विजेता रहा। उसने खस नेपाल को विजित किया, तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की, अपने राज्यारोहण के 9वें वर्ष। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट का टिक्का मारो। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा कैद हुए सिपाहियों की संख्या 2.5 लाख थी, इससे भी कई गुना सिपाही। ये सब जब उनने देखा, ये सब जब उनको दिखाई दिया, तब उनका हृदय क्या हुआ, अत्यंत उदासीन हो गया। किसके प्रति, युद्ध के प्रति। और उन्होंने युद्ध को उसी भीषण युद्ध की अग्नि को देखते हुए, युद्ध ज्वाला को देखते हुए उन्होंने अपने युद्ध को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, त्याग दिया और किस ओर बढ़े, धम्म विजय की ओर। खारवेल के समय मगध को कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव था। खारवेल का कौन सा अभिलेख है, कमेंट करिएगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये जो मैं बार बार कहता हूं ना, कमेंट करिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के लिए है। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में, अच्छा देखिए, अब क्या था, कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग होने से व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था, किंतु यह कोई प्रबल कारण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस दृष्टि से तो चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था, किंतु यह कोई क्योंकि मिला लेना चाहिए था। कौटिल्य के विवरण से स्पष्ट है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार का महत्व देता था। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया। राजवंश का कोई राजकुमार वहां वायसराय उपराजा नियुक्त कर दिया गया।
तोसली इस प्रांत की राजधानी बनाई गई। इस प्रांत की राजधानी क्या बनाई गई? तोसली। बेहद इंपॉर्टेंट भैया, इस पे भी टिक्का मारो। हृदय परिवर्तन। अब कलिंग युद्ध में नरसंहार और इन सब चीजों को देखते हुए उनका हृदय परिवर्तन हुआ। कई बार इस विषय पर हम अभी चर्चा कर लिए। अब साम्राज्य की सीमा को देखते हैं। तो अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी नहीं मिलती। शिला तथा स्तंभ लेखों के विवरण से ही नहीं, वरन वहां जहां से अभिलेख पाए गए उन स्थलों की स्थिति से भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणाएं थी, अतः वे अशोक के विभिन्न प्रांतों में आबादी के मुख्य केंद्रों में उत्कीर्ण कराए गए। कुछ अभिलेख सीमांत स्थानों पर पाए गए। उत्तर पश्चिम में शहबाजगढ़ी, मानसेहरा में अशोक के शिलालेख पाए गए। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में और काबुल प्रदेश में लगमान में अशोक के लेख अरमाइक लिपि में मिलते हैं। एक शिलालेख में एंटियोकस द्वितीय थियोस को पड़ोसी राजा कहा गया। इससे स्पष्ट है कि उत्तर पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिंदू कुश थी। अगर यह आता है कि उत्तर पश्चिम में इनकी सीमा क्या थी, तो उत्तर पश्चिम में इनके साम्राज्य की सीमा हिंदू कुश थी। क्या थी उत्तर पश्चिम में इनके साम्राज्य की सीमा? हिंदू कुश थी। शिलालेख और स्तूप। यद्यपि शिलालेखों को मैं जानबूझकर इस क्लास में नहीं लाया, इसके लिए एक कम से कम 30 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा चाहिए, फिर यह क्लास बहुत बड़ी हो जाती, लंबी खिंचती। तो पूरे 14 शिलालेख और संबंधित लघु शिलालेख सारे मैं अगली क्लास में लेकर आऊंगा और विस्तृत अध्ययन उसका करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से भी और इतिहास को जानने और समझने की दृष्टि से भी वह शिलालेख अत्यंत आवश्यक है। मुख्य लेख। पूर्व में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि महास्थान शिलालेख से होती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो पूर्व की अगर जानकारी के लिए कोई शिलालेख साक्ष्य बनता है तो वह कौन सा शिलालेख है? महास्थान शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? महास्थान शिलालेख। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है और मौर्य काल का माना जाता है। महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्र लिपि तक गया था। अच्छा, ये कहाँ अपने पुत्र विदा करने के लिए? जब श्रीलंका प्रचार करने गए थे महेंद्र और संघमित्रा। चीनी यात्री वेनसांग को भी ताम्र लिपि को, अच्छा ये वेनसांग ने कौन सी रचना लिखी थी और मेगास्थनीज ने कौन सी रचना लिखी थी? मैं इन सब का कमेंट करके आंसर दीजिएगा। चीनी। और अब अपन बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, चीनी यात्री वेनसांग को भी ताम्रलिप्ति कर्ण सुवर्ण समतट पूर्वी बंगाल तथा पुंड्रवर्धन में अशोक के स्तूप देखने को मिले थे। अब यहाँ पर आप मुझको बताइए, ये पुंड्रवर्धन राज्य कहाँ पर है, या यह पुंड्रवर्धन राज्य किस पुरातात्विक स्थल से संबंधित है और वह कहाँ है? तो अगर जिसने पिछली क्लास देखी होगी तो यह पुंड्रवर्धन राज्य बांग्लादेश के सबसे पुराने पुरातात्विक स्थल महास्थानगढ़ से संबंधित है। बेहद इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में यह रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर से जरूर इसको अपने क्वेश्चन की नोट्स में शामिल करिएगा। राज्यों से संबंध। यद्यपि अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, तथापि साम्राज्य के अंतर्गत सभी देशों पर उसका सीधा शासन था, जैसे यवन, कंबोज, नाभक, नाभापंक्ति, भोज, पितनिक, आंध्र, पुलिंद। धर्म परिवर्तन बता ही चुका हूं। महावंश के अनुसार प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया। मतलब जैसे उसका हृदय परिवर्तित हुआ तो वह सभी धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित हो गया था। ब्राह्मणों को भोज देना, देवी देवताओं की पूजा, इष्ट देव भगवान शिव थे। कल्हड़ की राजतरंगुड़ी के अनुसार इनके इष्ट देव क्या थे? शिव थे। इनके इष्ट देव क्या थे? शिव थे। किसके अनुसार? कल्हड़ की राजतरंगी के अनुसार। जानबूझकर टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बनाता हूं जिससे कि आप उसको निकालें और पुनः उसको अपने आप से पढ़ने की कोशिश करें। संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास, मतलब
एक शासक जो अत्यंत महत्वाकांक्षी था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई युद्धों में भाग लिया और उन विजित स्थलों को अपने साम्राज्य में मिलाया, उसके बाद इतने भीषण नरसंहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तित होना और उस युद्ध से सीखना, यह भी अपने आप में उसकी सच्ची मानवता को दर्शाता है। उसने हमेशा मानवता के लिए कार्य किया है। बौद्ध धर्म, इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उसके अभिलेख में है। राज्याभिषेक से संबंध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। राज्याभिषेक से संबंध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य। किस शिलालेख में कहा है? लघु शिलालेख में। अशोक के भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। अशोक त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ क्या है? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं और अशोक ने भी इनको क्या किया? आत्मसात किया। धर्म संबंधी शिलालेख, मुख्य लेख, ये देखिए, इनकी लिपियां देखिए किस प्रकार इनको लेखन था। इन्हीं को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने, और इनकी खोज पाद्रेती पैंथेलर ने। चलिए, अब एक जनश्रुति है कि एक शासक जिसके पास निरंतर कानूनी विधान, विशाल सेना, अपरिमित संसाधन, वह अपने शिलालेखों में स्वयं को नैतिक मूल्यों के विस्तारक के रूप में क्यों प्रस्तुत करता है? मतलब एक ऐसा शासक, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संपूर्ण साम्राज्य की बागडोर है और संपूर्ण शक्तियों से युक्त है, लेकिन वह अपने आप को मानवता का व्यक्ति कहता है, वह अपने आप को मानवता के लिए जीवित बताता है, वह अपने आप को नैतिकता के पथ पर अग्रसित करता है। यह अशोक की महानता नहीं तो और क्या है? धर्माचार्य। अब देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र मगध में जनमानस में शोषण के विरुद्ध व्यापक चेतना थी। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचार करने और स्तूपादि का निर्मित कराने की प्रेरणा धर्मागुप्त उपगुप्त ने ही दी थी। भगवान बुद्ध जब दूसरी बार मथुरा आए, तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी और अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, कालांतर में यहाँ उपगुप्त नाम का एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान होगा जो उन्हीं की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा और उसके उपदेश से अनेक भिक्षु योग्यता का प्रचार करेंगे और पद प्राप्त करेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार उपगुप्त ने मथुरा में एक वणिक के घर जन्म लिया। उसका पिता सुगंधित द्रव्यों का व्यापारी था। उपगुप्त अत्यंत रूपवान और प्रतिभाशाली था। उपगुप्त किशोरावस्था में ही विरक्त होकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। आनंद के शिष्य साड़कवासी ने उपगुप्त को मथुरा के तट पर बिहार में बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी संप्रदाय की दीक्षा दी थी, किंतु बौद्ध अनुश्रुतियों और अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि उसने किसी राजनीतिक उद्देश्य से धर्म का प्रचार किया। 13वें शिलालेख और लघु शिलालेख से विदित होता है कि अशोक धर्म परिवर्तन का कलिंग युद्ध से निकट संबंध है। इतिहासकार रोमिला थापर का मत है कि धर्म कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी। ठीक है। अच्छा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में। ठीक, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में। धर्म परिवर्तन का कलिंग युद्ध से संबंध 13वें शिलालेख में। इन दो प्रश्नों पर गौर करिएगा। अहिंसा का प्रचार, इतना अगर मानवता और नैतिकता से युक्त है तो वह व्यक्ति अहिंसा का प्रचार करेगा ही। अशोक ने प्रथम शिलालेख में विज्ञप्ति जारी की कि किसी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। प्रथम शिलालेख में उसने पशु हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया। अशोक के 14 शिलालेखों में से प्रथम शिलालेख में उसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। विदेशों से संबंध देखिए। धम्म प्रचार, धम्म विजय के संबंध में अशोक के शिलालेखों में कुछ ऐसे विवरण भी मिलते हैं जिनमें उसके एवं विदेशों के पारस्परिक संबंधों का आभास मिलता है। ये हम विस्तृत अध्ययन करेंगे किस श्रृंखला में? जब हम पढ़ेंगे क्या? अशोक के शिलालेख।
अब देखिए दक्षिण, यद्यपि जो नीति चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की थी उसी नीति को अशोक ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन अशोक की यह नीति कलिंग युद्ध विजय के बाद आकर रुक गई। कलिंग युद्ध विजय के बाद उसने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ क्या किया, नैतिकता के पथ पर लगाया। यह पूरा लेख पढ़िए, हर दशा में दूसरे संप्रदायों का आदर करना ही चाहिए। यह पूरा लेख इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि वह मानवता की एक अग्र मूर्ति बनकर रह गए। मतलब उनका पूरा कार्य धर्म को ओर ध्यान देना, और किसी भी संप्रदाय की अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है तो वह अपने ही मतलब उनने कहा कि सभी धर्मों के प्रति आस्था रखिए, सभी संप्रदायों के प्रति आस्था रखिए। अगर आप किसी धर्म और संप्रदाय का अवहेलना करते हैं, अनादर करते हैं, तो वह आप उसके धर्म और संप्रदाय की अवहेलना अनादर नहीं कर रहे, अपने स्वतः के धर्म संप्रदाय की अवहेलना कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। अर्थात सोचिए जरा, उस समय उस काल में कितना एक महान व्यक्ति और महान आत्मा का व्यक्ति पैदा हुआ, जिसने पूरे जनमानस को और आगे आने वाले शासकों के लिए भी एक धार्मिक सहिष्णुता की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की। और आज के शासक और अन्य व्यक्ति भी उनकी इन चीजों का अनुसरण कर सकते हैं। ह्वेनसांग ने, अब देखिए इनका क्या बताया गया था, जैसे मतलब वो तो कहा ही जाता है कि अपने परवर्ती शासकों के ही अग्रवर्ती शासक क्या करते हैं, पथ पर चलते हैं। लेकिन कुछ, जैसे अशोक को ही देख लीजिए, कलिंग युद्ध के बाद एकाएक उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो व्यक्ति का कब क्या और मानवता और नैतिकता के आधार पर परिवर्तन हो जाए, उसके विषय में अशोक से बेहतर उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता। देखिए दक्षिण विजय के कुछ स्थलों को देखिए, गावी मठ, पालकी, गुंडू, ब्रह्मगिरी, मास्की, येरागोंडा, जातिंग, रामेश्वर आदि स्थलों पर अशोक के शिलालेख हैं। इसका प्रमाण है कि यह सारे क्षेत्र किसके थे, अशोक के। अगर इनका शिलालेख इन स्थलों पर है तो यह संपूर्ण और स्पष्ट प्रमाण है कि इनके प्रदेश भी वहां थे। ह्वेनसांग ने तो चोल पांड्य राज्य में, जिन्हें स्वयं अशोक के शिलालेख 2 में एवं 13 में सीमावर्ती प्रदेश बताया गया है। ठीक है, अनेक स्तूपों का वर्णन, मतलब जिन जिन स्थलों पर इनके प्रमाण और जिन जिन स्थलों पर इनके शिलालेख, लघु शिलालेख, गुहालेख आदि मिले, उन स्थलों के क्या माना गया कि यह सम्राट अशोक के ही शासित प्रदेश हैं। जैसे लंका, केरल, आंध्र, राष्ट्रिक, शातिपुत्रों और सैनिक, इन सब से सैनिक विजय प्राप्त हुई। मौर्य प्रभाव के प्रसार को बढ़ाया होगा। अशोक और श्रीलंका के संबंध पारस्परिक सद्भाव, आदर सम्मान एवं बराबरी पर आधारित थे, न कि साम्राज्यिक शक्ति एवं आश्रित शक्ति के परस्पर संबंध पर। उपर्युक्त विदेशी शक्तियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके संबंध में कुछ परंपराएं, उदाहरणार्थ कश्मीर संभवतः अन्य सीमावर्ती प्रदेशों की तरह ही अशोक के साम्राज्य से जुड़ा था। मध्य एशिया में स्थित खोटान के बारे में भी तिब्बती परंपरा है कि बुद्ध की मृत्यु के 250 वर्ष के बाद 63 में अशोक खोटान गया था। संभवतः यह भी धम्म मिशन के रूप में हुआ होगा, किंतु यह दृष्टव्य है कि स्वयं अशोक के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं। इस प्रकार नेपाल का कुछ अंश अशोक की यात्रा के उपलक्ष्य में वहां के करों को कम करना किसी विदेशी राज्य में संभव नहीं था। फिर भी नेपाल का शेषांश संभवतः मौर्य साम्राज्य से घनिष्ठ संबंध बनाए हुए होगा। मतलब इनके जो दक्षिण के क्षेत्र इनके शिलालेखों के आधार पर बताए गए हैं, और वह कहाँ कहाँ पाए गए, गावी मठ, पालकी, गुंडू, ब्रह्मगिरी, मास्की, येरागुंडी, जतिंग, रामेश्वर, चोल पांड, ये कहाँ दक्षिण के है ना। और इधर आंध्र, राष्ट्रिक, शातिपुत्र, केरल, श्रीलंका, नेपाल, इन सारे क्षेत्रों से इनके संबंध अच्छे थे। ठीक है।
अशोक शासक के रूप में। तो अशोक शासक के रूप में तो मैंने आपको बताया ही, 269 में शासन पर आए, 72 में सिंहासन पर बैठे और कलिंग युद्ध के बाद उनका एकाएक हृदय परिवर्तित हुआ। अपने शासन में तीर्थ उनके शासन प्रणाली के जो सेनापति थे, जो अधिकारी थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। 18 प्रकार के थे और उन्होंने संपूर्ण साम्राज्य में एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। केवल अब देखिए, शासक संगठन का प्रारूप लगभग वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। अशोक के अभिलेखों में कई अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे राजोग, प्रादेशिक, युक्तोक। इनमें अधिकांश राज्याधिकारी चंद्रगुप्त के समय से ही थे। अब प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात धर्म प्रचार के लिए भी उन्होंने धम्म महामात्रों का सहारा लिया। यानी बाद का, कलिंग युद्ध के बाद का जो उनका प्रशासनिक कार्य था, उसमें भी उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की और धम्म की क्या की व्यापकता को बढ़ाने का प्रयत्न किया, जिससे कि संपूर्ण साम्राज्य में शांति फैले। ब्राह्मणों का सम्मान। अब जो ऐसा नैतिक और मानवतावादी दृष्टिकोण रखेगा, वह ब्राह्मणों का सम्मान करेगा ही करेगा। अशोक के पुत्रों और ब्राह्मणों के बीच भी संघर्ष का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कश्मीर के ब्राह्मण इतिहासकार कल्हड़ पर विश्वास किया जाए तो अशोक के उत्तराधिकारी जालोक और ब्राह्मणों के साथ अत्यंत कैसे संबंध थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पुष्यमित्र शुंग का मौर्य साम्राज्य का सेनापति नियुक्त किया जाना ही इसका एक प्रबल प्रमाण है। पुष्यमित्र शुंग कौन था? एक ब्राह्मण था और वह किसका सेनापति था? मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। तो इसका मतलब ब्राह्मणों से इनके संबंध क्या थे? अत्यंत मधुर थे। अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा, बहुत विस्तृत चर्चा हमने इस पर कर ली। अशोक के बाद, पुराणों के अनुसार अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। दिव्यावदान ने उसे धर्म विवर्धन कहा, किंतु अशोक के और भी पुत्र थे। राजतरंगिणी के अनुसार जालौक कश्मीर का स्वतंत्र शासक बना। इसको देख लीजिएगा कि किन किन विद्वानों के अनुसार किसको कहा गया है। एक बार ये प्रश्न एक किसी सेट में मैंने देखा था कि जालौक कश्मीर का स्वतंत्र शासक बना, इसका प्रमाण हमें किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राजतरंगिणी। ठीक है। महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा गया था किसके प्रचार के लिए? धर्म को। अशोक का जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बाद में उन्होंने जो धम्म चलाया था, धम्म और बौद्ध धर्म डिफरेंस है। धम्म अशोक की क्या है? सभी सम्मिलित, सभी धर्मों का एक विशिष्ट रूप से मिश्रण था और सभी धर्मों का आदर करना उसमें बताया गया था। अशोक की सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता, इन सारे पॉइंटों से लिखकर आप क्वेश्चन जरूर से जरूर बनाइएगा। ठीक है। अशोक की सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता, ये सारी चीजें एक ही हैं। पॉइंट मैंने आपको ज्यादा इसलिए दिए हैं कि जिससे आपका क्या हो? बौद्धिक विकास। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण जो बताए गए हैं, तो इसका अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। ठीक है। अब जैसे महामहोपाध्याय हरशास्त्री ने अशोक की धार्मिक नीति को पतन का कारण माना। क्यों? क्योंकि धार्मिक नीति आई जिससे सैन्य शक्ति कमजोर पड़ गई। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। हरप्रसाद शास्त्री ने धार्मिक नीति को बताया। ठीक। और फिर इस मत का सफलतापूर्वक विरोध करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी कहना है कि एक तो अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया नहीं था और फिर स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञ आदि अवसरों पर पशु बलि के विरोध में स्पष्ट सुनाई दे। अतः अशोक के तथाकथित प्रतिबंध को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। धम्म महामात्रों के दायित्व में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसे ब्राह्मण विरोधी कहा जाए। वे तो ब्राह्मण, श्रमण आदि सभी कल्याण के लिए थे। राजुक जैसे न्यायाधिकारियों को जो अधिकार दिए गए, अच्छा राजुक कौन थे? न्यायाधिकारी थे। ठीक है।
वे भी ब्राह्मणों के अधिकारों पर आघात करने के उद्देश्य नहीं अपितु दंड विधान, मतलब जो इनके विषय में बताया गया कि इन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया, पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो इन सब चीजों को इनके पतन के कारण से जोड़ा गया। जो क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो अन्य वर्ग थे वो असंतुष्ट हो रहे थे और इनसे विलक होते जा रहे थे, जिसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मौर्यकालीन भारत, मौर्य साम्राज्य का सामाजिक आर्थिक शासन प्रबंध तथा धर्म कला संबंधी जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, अशोक के अभिलेखों का ठीक से अर्थ लगाया जाए तो वो एक दूसरे के पूरक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनसे मौर्यकालीन भारत की जानकारी मिलती है। किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की इंडिका से और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इस पॉइंट को लाने का मेरा यही एक मकसद था, आपको यह बताना कि इनसे क्या मिलती है? मौर्यकालीन भारत की जानकारी। टिक्का मान लो भैया, बेहद इंपॉर्टेंट। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौन सा? मेगास्थनीज का इंडिका। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य द्वारा रचित कौन सी? ये वाला चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य द्वारा रचित मानकर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी को बताया जाता है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की रचित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। किंतु वैज्ञानिक ढंग से किए गए आधुनिक शोधों ने इस मत के प्रति आशंका व्यक्त। इस संदर्भ में ट्रांटमैन के शोध कार्य का उल्लेख अनुचित ना होगा। अर्थशास्त्र की शैली के सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया और इसकी रचना एक युग विशेष में नहीं अपितु विभिन्न शताब्दियों में हुई और इसलिए वह व्यक्ति विशेष की रचना न होकर विभिन्न हाथों की कृति है। मौर्यकालीन पुरातात्विक संस्कृति। मौर्ययुगीन पुरातात्विक संस्कृति में उत्तरी काली पॉलिस के मृद भांडों की जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव बुद्ध जी के काल में हुआ, वही मौर्य युग में अपनी चरम सीमा पर थी। कौन सी? काली मृद पालिश के मृद भांडों पर, काली पालिश के मृद भांडों पर, ठीक। अब देखिए, मौर्य काल में दास प्रथा। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सभी भारतवासी समान हैं और उनमें कोई दास नहीं है। यद्यपि इस विषय में बहुत ज्यादा असमानताएं विभिन्न विद्वानों के कथनों में पाई गई, क्योंकि यह कहना मौर्यकालीन समाज में दास नहीं है, यह बहुत ही असंगत पाया गया अन्य विद्वानों के कथनों से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बेहद इंपॉर्टेंट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह मेगास्थनीज का एक बहुत बड़ा कथन था। कौन सा? कि उस समय भारत में दास नहीं है। डायोडोरस ने लिखा कि कानून के अनुसार उनमें से कोई भी किसी भी परिस्थिति में दास नहीं हो सकता। इन्होंने भी देखिए यही लिखा। मेगास्थनीज को ही उद्धृत करते हुए स्ट्रेबो का कहना है कि भारत में किसी ने अपनी सेवा में दास नहीं रखे। अच्छा, अब ये कहा जाए तो इन शासकों के ही सेवक रहते थे, तो इनको क्या कहा जाए? तो देखिए, ये इतिहास एक दूसरे के विरोध का विषय ही है। हमें यहाँ पर रिसर्च नहीं करनी, हमें यहाँ पर यह देखना है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या कहा गया। बाकी तो इतिहास आपस में ही एक दूसरे का विरोध करने का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। एक अन्य स्थल पर स्ट्रेबो ने कहा है कि चूंकि उनके पास दास नहीं है, अतः उन्हें बच्चों की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए क्या अन्य है। मेगास्थनीज को भारत में दासों के प्रति स्वामियों के द्वारा
व्यवहार निर्मल और सद्भावनापूर्ण लगा हो, अथवा यह भी संभव है कि उसने किसी विशेष क्षेत्र का उल्लेख किया। एक स्थान पर तो कौटिल्य ने लिखा है, न त्वर्वकस्य दासावः, अर्थात किसी भी परिस्थिति में आर्य के लिए दासता नहीं होगी। इस संदर्भ में मेगास्थनीज के कथन का यह अर्थ हो सकता है कि स्वतंत्र लोगों को आजीवन दासता में परिणित करने की सीमाएं थी। मौर्य काल का शासन प्रबंध। मौर्य काल के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श चरितार्थ हुआ। कौटिल्य ने चक्रवर्ती क्षेत्र को साकार रूप दिया। उसके अनुसार चक्रवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय से हिंद महासागर तथा सारा भारतवर्ष है। मौर्य युग में राजतंत्र के सिद्धांत की विजय है। इस युग में गण राज्यों का ह्रास होने लगा और शासन सत्ता अत्यधिक केंद्रित हो गई। साम्राज्य की सीमा पर तथा साम्राज्य के अंदर कुछ अर्थ स्वतंत्र राज्य थे, जैसे कंबोज, भोज, पैतृक तथा आटविक राज्य। मौर्य काल में प्रजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। परंपरागत राजशास्त्र सिद्धांत के अनुसार राजा धर्म का रक्षक और धर्म का रक्षक है, धर्म का प्रतिपादक नहीं। राज शासन की वैधता इस बात पर निर्भर थी कि वह धर्म, अब देखिए कितनी बड़ी बात, राजा धर्म का क्या है, रक्षक है, वह धर्म का प्रतिपादक नहीं है। अगर कलिंग का युद्ध नहीं हुआ होता और अशोक का हृदय परिवर्तित नहीं हुआ होता तो शायद ही यह लाइनें आती। अशोक राजा धर्म का रक्षक है, धर्म का प्रतिपादक नहीं, अर्थात सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं और राजा उन सभी के धर्मों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। अर्थात राजा कैसा है, अत्यंत धार्मिक सहिष्णु है। किंतु कौटिल्य ने इस दिशा में नया प्रतिमान प्रस्तुत किया। अच्छा, मौर्यकालीन धर्म क्या था? चूंकि वैदिक कालीन सभ्यता से चला आ रहे व्यक्तियों के द्वारा वैदिक धर्म ही अत्यधिक प्रभावी था। पूजा पाठ होता था, यज्ञ वगैरह होते थे, ब्राह्मण, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि की पूजा की जाती थी और कुछ मंदिर भी होते थे। इन देवताओं के पूजा पुष्प, मतलब कुल मिलाकर वैदिक सभ्यता से संबंधित धर्म भी था। लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी पर्याप्त यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब कला की दृष्टि से हड़प्पा की सभ्यता और मौर्य काल के बीच लगभग 1500 वर्षों का अंतराल है। इस बीच की कला के भौतिक अवशेष उपलब्ध नहीं है। मतलब इस काल में कोई भी, जैसे स्तूप हैं, बौद्ध काल से संबंधित हैं, विभिन्न प्रकार के स्तूप, महात्मा बुद्ध जी के कुछ अवशेषों के स्तूप, तो ये सारे जो भी हैं वो मौर्य काल से संबंधित है। कोई इस काल में ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हुआ जो मूर्तिकला का मूर्त उदाहरण हो, वास्तुकला का कोई मूर्त उदाहरण हो। ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिले हैं। क्या मिले हैं? शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, इनके माध्यम से ही इनकी कलाओं को पहचाना जा सका है। ठीक है। दूसरा, वह रूप जो परखम के यक्ष दीदारगंज की चामर ग्राहिणी और वेशनगर की यक्षिणी में देखने को मिलता है। ठीक है। तो अब यह मौर्य वंश साम्राज्य की एक विस्तृत टॉपिक वाइज सभी बिंदुओं पर चर्चा खत्म होती है। मेरा आप सभी से एक विशिष्ट निवेदन है कि प्लीज इस पर एक क्वेश्चन सीरीज जरूर बनाइएगा और उस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपने को कितना आत्मसात हुआ यह निरीक्षण करने का कोशिश करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।